क्या होगा अगर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन बीइंग के लिए एक थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट बन जाए। आज का आर्टिकल इसी पर बेस्ड है। आर्टिकल का टाइटल है द अप्रोचिंग एआई सर्ज इट्स ग्लोबल कॉन्सिक्वेंस। ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है द हिंदू में। आज है 10 फरवरी 2026। आप सभी का स्वागत है द प्रतीकात्म में। सबसे पहले हम इसके अगर कोर आर्ग्यूमेंट की बात करें तो एडिटोरियल आर्ग्यूज दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इज नो लॉन्गर अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी बट अ प्रेजेंट फोर्स कैपेबल ऑफ रीशेपिंग ग्लोबल पावर, वारफेयर, गवर्नेंस एंड सिविलियन लाइफ। जिस तरीके से ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फ्यूचर के लिए एक पॉसिबिलिटी माना जा रहा था, बल्कि अब ये प्रेजेंट में भी जिसने ग्लोबल पावर को, वारफेयर को यानी युद्ध के मैदान को, सरकारी काम को और सामान्य जीवन को किस तरीके से बदलने और उसको नया रूप देने में कैपेबल है, यानी शक्तिमान है वो। लाइक द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, एआई रिप्रेजेंट अ सिस्टमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन बट वन दैट इज फास्टर, मोर ऑब्क्यू एंड पोटेंशियली अनकंट्रोलेबल। लेकिन एआई जो है उसने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में जिस तरीके से सिस्टमेटिक यानी क्रम अनुसार ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं और जिस तरीके से बदलाव किए हैं वो बहुत तेज़ हैं और अपारदर्शी हैं, और अगर उन पर कोई भी चेक पोस्ट ना लगाया जाए तो वो पोटेंशियली ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल से बाहर जा सकती हैं। अगर हम इसके की थीम्स की बात करें तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। एआई एज अ जियोपॉलिटिकल डिसरप्टर। एआई इज इमर्जिंग एज अ न्यू इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है हथियार या उपकरण ऑफ पावर, पार्टिकुलरली बिटवीन मेजर ग्लोबल पावर्स। मतलब एआई जो है वो एक नया हथियार बन के उभरा है युद्ध के मैदान में और शक्ति की जो प्रतिद्वंदिता है उसमें, खास करके ग्लोबल पावर्स के बीच। ग्लोबल पावर्स कौन सी हो गई आपकी? चाइना हो गई, यूएसए है, और इमर्जिंग जो कंट्रीज हैं उनके बीच। टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस नॉट जस्ट मिलिट्री स्ट्रेंथ। अब ये जो एआई की पावर है वो सिर्फ टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस ही नहीं दिलाती है ग्लोबल पावर्स को, ये दिलाती है मिलिट्री स्ट्रेंथ भी दिलाती है, ये दिलाती है आपको फुल डिफाइंड फ्यूचर इन्फ्लुएंस भी दिलाती है। एआई इन वारफेयर सिक्योरिटी। जिस तरीके से आपने अभी देखा होगा यूक्रेन में वॉर चल रहा है और उसमें जो रसिया है वो अपने एंटी गाइडेड मिसाइल्स का यूज़ कर रहा है, और वो सारी जो मिसाइल्स हैं वो एआई इनेबल्ड हो गई हैं, यानी इतना हाई प्रिसीजन है उनमें कि आप सोच नहीं सकते हैं। वो टारगेट को सीधे नेस्तनाबूद कर रही हैं। यहीं पर लिखा है द यूक्रेन वॉर इलस्ट्रेट्स हाउ एआई इनबिल्ड टूल्स मीन्स ड्रोन्स हो गया, साइबर सिस्टम्स हो गए, ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म्स आर रीडिफाइनिंग मॉडर्न कॉम्बैट। और किस तरीके से जो युद्धक लड़ाई है उसने एआई का यूज़ करके खुद को कितना ट्रांसफॉर्म कर लिया है, ये हमें यूक्रेन का वॉर दिखाता है। वारफेयर इज ए शिफ्टिंग फ्रॉम ह्यूमन कंट्रोल्ड सिस्टम टू ऑटोनोमस। और जो ये युद्ध का मैदान है वो धीरे धीरे खिसक रहा है, शिफ्ट हो रहा है, यानी बदल रहा है ह्यूमन के कंट्रोल सिस्टम के अगेंस्ट जाकर ये ऑटोनोमस हो रहा है, यानी स्वचालित हो रहा है। अगर हम आगे देखें, डिसीजन मेकिंग मशीन्स हो गया, इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ एक्सीलेशन एंड एक्सीडेंट। अब जब एआई आधारित कोई भी चीज़ हो जाएगा, एआई बेस्ड हो जाएगा, तो एआई में अगर थोड़ा सा भी इरर होगा तो उसकी डिसीजन मेकिंग हमें किस तरीके से एक रिस्क फैक्टर देगी, किस तरीके से एक मिस एक्सीलेशन एक्सीडेंट में बदल जाएगा और नया वॉर, नया डिस्प्यूट इमर्ज हो जाएगा। ये इस तरीके की थीम को इस आर्टिकल में दर्शाया गया है, आर्टिकल के राइटर ने दर्शाया है। अगर आगे देखें तो इसकी की थीम है इस आर्टिकल की लॉस ऑफ ह्यूमन कंट्रोल। यह आर्टिकल हमें बताता है कि मेजर डेंजर लाइज इन एआई सिस्टम इवॉल्विंग बियॉन्ड डायरेक्ट ह्यूमन ओवरसाइट। ठीक है, अब जो एआई बना है, एआई बहुत ज़्यादा कई डेंजर जोन्स में जा चुके हैं। ये डेंजर जोन इसलिए है क्योंकि एआई सिस्टम इवॉल्व हो रहा है ह्यूमन ओवरसाइट, यानी ह्यूमन के जो दूरदर्शिता है उसके बियॉन्ड जाके, उसके आगे जाके हम वो सोच नहीं सकते जो एआई करने में अब कैपेबल हो गया है। एआई खुद में ही एआई क्रिएट कर सकता है। वंस आर डिप्लॉयड वाइडली, एआई कुड कंसंट्रेटेड पावर इन द हैंड्स ऑफ
कंसंट्रेट पावर इन द हैंड्स ऑफ दोज हु कंट्रोल द टेक्नोलॉजी। अब एआई केंद्रित कर सकता है सत्ता को या पावर को उन लोगों में जो इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करेंगे, एक बार अगर इसे डिप्लॉय कर दिया जाए। आगे देखते हैं, इसमें एक की फैक्टर है, वो है ओवरसाइट गैप और गवर्नेंस एंड ओवरसाइट गैप। यानी ये गैप क्या है? इंस्टीट्यूशंस एंड लॉ आर लैगिंग बिहाइंड एआई रैपिड डेवलपमेंट। अब जो लॉज हैं हमारे, जो जिस तरीके से नियम बनाए गए थे वो एआई के जनरेशन से पहले बनाए गए थे। अब अगर उन लॉज को हम एआई के रेगुलेशन पे लागू करें तो वो लागू नहीं होते हैं, क्योंकि एआई रैपिडली डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें एआई बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है। अब ज़रा सोच के देखिए किस तरीके से एआई, पहले चैट जीपीटी आया था और अब कितने ज़्यादा एआई आ चुके हैं। Without strong global checks, AI could undermine democracy, accountability and international stability. अगर जिस तरीके से AI डेवलपमेंट हो रहा है, अगर स्ट्रॉन्ग ग्लोबल इस पर चेक, यानी स्ट्रॉन्ग इस पर कोई नियम, इसके निर्देशित करने के लिए इसको नियम और इस पर कोई रेगुलेशन अगर नहीं बनाया जाएगा तो क्या होगा, ये हमारी डेमोक्रेसी वैल्यू को, अकाउंटेबिलिटी यानी जो हमारी उत्तरदायित्व की क्षमता है या उत्तरदायित्व होता है जिस किसी भी जैसे गवर्नमेंट का, और इंटरनेशनल स्टेबिलिटी है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है, जो संतुलन है, उस पर खतरा है। इसलिए अर्जेंट नीड ऑफ रेगुलेशन, इस पे अर्जेंट नीड है रेगुलेशन की, ये होना ही चाहिए। अब आगे देखते हैं, एडिटोरियल स्ट्रेसेस द नेसेसिटी ऑफ एथिकल फ्रेमवर्क, लीगल सेफगार्ड्स और इंटरनेशनल कॉपरेशन टू इंश्योर एआई बेनिफिट्स ह्यूमैनिटी रादर देन थ्रेटन इट। तो अब एडिटोरियल जो है हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें इस बात पे जोर देने के लिए या एक एथिकल फ्रेमवर्क बनाने के लिए एआई के लिए जोर देता है, जिसमें लीगल कानूनी प्रावधान हो सुरक्षित करने के लिए कॉपरेशन को, ह्यूमैनिटी को, और जो एथिकल हैं, जो हमारे वैल्यूज़ हैं उनको। इसलिए अगर इन पे चेक्स नहीं बनाएंगे तो एआई बेनिफिट ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिट नहीं रह जाएंगे, वो एक थ्रेट का वर्क करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें सेम टू सेम समरी क्या है, यानी जो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं वो एग्जैक्ट क्या लिखा है। ये तो मैंने आपको थीम या उसका की फैक्टर बताया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रैपिडली इमर्जिंग एज मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी ऑफ द मॉडर्न एज। ये आप सभी को पता है कि किस तरीके से बदलती हुई जो टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग, जो आर्टिफिशियली रैपिडली, बहुत तेजी के साथ जो इमर्ज हो रही है, जो खुद को बदल रही है, वो आज के दौर की है। कंपेरेबल टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इट्स स्कोप एंड इम्पैक्ट। अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की गई। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था 18 और 19 सेंचुरी में। अब वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से यहाँ पर कंपेयर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जब 18 और 19 और 20 सेंचुरी में इस तरीके का रेवोल्यूशन हुए थे तो उसने ह्यूमन की लाइफ को बहुत पूरी तरीके से बदल दिया था। यूरोप हो गया, तब इंडिया कॉलोनाइज था, मतलब यहाँ उपनिवेशवाद था, इसके आस पड़ोस के देशों में उपनिवेशवाद था। तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से बहुत ज़्यादा ह्यूमन की जो वैल्यू है वो बढ़ गई थी, ह्यूमंस की जो हेल्थ है वो सुधर गई थी, उसकी इकोनॉमी बूस्ट हो गई थी। बहुत सारे मेजर चेंजेस लाइफ में देखने को हमें मिले थे। लेकिन अगर हम मॉडर्न एज के यानी अभी के एआई रिवोल्यूशन को उस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से कंपेयर करें तो इसका स्कोप और जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही एडवांस है। आगे देखते हैं, एडवांस इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एंड एआई सिस्टम हैव इंटेंसिफाइड कंपटीशन अमंग ग्लोबल पावर्स, पार्टिकुलरली द यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, टर्निंग टेक्नोलॉजी इनटू अ स्ट्रेटेजिक वेपन। मैंने पहले ही बताया किस तरीके से एआई जो है वो उसने कंपटीशन को इंटेंसिफाई कर दिया है, कितना तीव्र कर दिया है। ग्लोबल पावर जैसे यूएस हो गया, चाइना हो गया, उनके बीच स्ट्रेटेजिक वेपन की तरीके से बन के सामने आई है। स्ट्रेटेजिक वेपन मतलब अब सेमीकंडक्टर्स पर वॉर हो रही है, मतलब सेमीकंडक्टर्स पर ट्रेड डील साइन हो रही हैं, छोटी छोटी चिप्स जिसमें एआई यूज हो रहा है। While AI promises efficiency and innovation, world leaders have yet to fully grasp the magnitude of the disruption it brings. जिस तरीके से
एआई इफिशिएंसी और इनोवेशन को प्रॉमिस करता है और तीव्रता के साथ बदल रहा है, उस तरीके ने वर्ल्ड लीडर्स को अभी तक ये पूरी तरीके से समझने में सक्षम नहीं किया है कि आखिर ये जो इवोल्यूशन हो रहा है उसको कोप अप कैसे करें, उसका यूज हम ह्यूमैनिटी के लिए कैसे कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि द एडिटोरियल highlights the AI is an influence extend across dominant the editorial highlight that AI influence extends across domains such as surveillance, communications, governance and especially warfare। एडिटोरियल हमें बताता है कि किस तरीके से एआई का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, वो एक्सटेंड अक्रॉस डोमेन्स जा रहा है, मतलब एक सेक्टर से निकल के दूसरे सेक्टर में जा रहा है। अगर हम बात करें सर्विलांस की या कम्युनिकेशन की या गवर्नेंस की या स्पेशल वॉरफेयर की, तो हमें ये देखने को मिलता है मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट एग्जाम्पलीफाइड बाय द यूक्रेन वॉर। किस तरीके से एआई का इन्फ्लुएंस हुआ और उसने अलग अलग सेक्टर्स में जाके अपना प्रभाव दिखाया है। यह हाईलाइट किया है कि किस तरीके से वो कैपेबल है, कुछ भी करने में सक्षम। हमें यूक्रेन के वॉर से ये पता चला है। डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ एआई इनेबल्ड ड्रोन्स, ऑटोनोमस व्हीकल हो गया एंड साइबर सिस्टम्स आर रीडिफाइनिंग मिलिट्री स्ट्रेटजी। एआई इनेबल्ड जो ड्रोन्स हैं और ऑटोनोमस या स्वचालित वाहन हैं, उन्होंने जो मिलिट्री की स्ट्रेटजी होती है, जो ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी होती है लड़ने की, उसको शिफ्ट कर दिया, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है। दिस मार्क्स आ शिफ्ट फ्रॉम ह्यूमन लेड कॉम्पैक्ट टू मशीन ड्राइवन डिसीजन मेकिंग, राइजिंग कंसर्न अबाउट अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। अब देखो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात क्यों की गई है। मान लीजिए कि अगर ह्यूमन कॉम्पैक्ट करने उतरता है वॉर में, तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किस तरीके से वॉर को एक्सलेट करता है या रोकता है। लेकिन अगर वही चीज़ हम मशीन ड्राइवन पे छोड़ दें या डिसीजन मेकिंग पूरी तरह से एआई पे छोड़ दें, तो एआई में इमोशंस कम हैं, वो उतना ट्रेंड नहीं है, तो वो वॉर को और एक्सटेंड करेगा, ना कि उसको रिस्ट्रेन करेगा। और हम उसकी अकाउंटेबिलिटी तय ही नहीं कर सकते। हम अकाउंटेबिलिटी उस चीज़ की तय करते हैं जिस पर हमारे कानून उस पर लागू होते हैं, या वो उससे हम सजा दे सकते हैं, पनिश कर सकते हैं, पर हम एआई को पनिश नहीं कर सकते भाई। अ मेजर रिस्क लाइज इन द पोटेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ एआई सिस्टम्स, यानी एआई सिस्टम की जो ऑटोनॉमी है, जो उसका पोटेंशियल है, वो बियॉन्ड ह्यूमन सुपरविजन एंड एम्पलीफाइंग डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज। उसने वो अपनी जो क्षमता है उसको बियॉन्ड द ह्यूमन सुपरविजन बढ़ा सकता है, एम्पलीफाई कर सकता है कई गुना, और डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज़ को हासिल कर सकता है। एआई ये हमारे लिए एक थ्रेटनिंग रिस्क है, हमें इसके बारे में सोचना होगा। द अनचेक्ड स्प्रेड ऑफ एआई में कंसंट्रेट पावर्स destabilize global security and overwhelm institutions meant to regulate it। ठीक है, एआई की जो अनचेक्ड स्प्रेड हो रही है उसको हमें डिस्टेबलाइज करने के लिए ग्लोबली सिक्योरिटी और इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करना पड़ेगा। द एडिटोरियल कंक्लूड्स दैट अर्जेंट ग्लोबल ओवरसाइट, ethical regulation and collective action are essential to prevent AI from becoming a threat to humanity rather than a tool for progress। यहाँ पर ये पूरा एडिटोरियल इस बात पर बेस्ड है कि हमें एआई को रेगुलेट करना पड़ेगा और हमें कलेक्टिवली एक्शन करना पड़ेगा, कलेक्टिवली एसेंशियल हमें स्टेप गेन करने पड़ेंगे एआई को रेगुलेट करने के लिए, ताकि जो एआई है उसका हम यूज़ है वो ह्यूमैनिटी के लिए कर सकें, ह्यूमैनिटी की जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनको गेन करने के लिए कर सकें, ना कि हमारे लिए वो थ्रेट बन जाए। ये आर्टिकल हमें ये बताता है। अब हम इसके वोकेबलरी सेक्शन पर जाएंगे कि इस आर्टिकल में कौन कौन से हार्ड वर्ड थे, कौन कौन सी मीनिंग्स हैं या फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो सबसे पहला वर्ड है डिसरप्टर, समथिंग दैट रेडिकली चेंजेस एग्जिस्टिंग सिस्टम, पूरी तरीके से जो सिस्टम को है वो बदल दे। नेक्स्ट है प्रोलिफरेशन, रैपिड स्प्रेड और इंक्रीज, यानी बहुत तेजी के साथ बदलाव करता हो, तेजी के साथ बढ़ता हो। ऑटोनोमस यानी स्वचालित या स्वनियंत्रित।
एबल टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, मतलब खुद से ही ऑपरेट होता हो। हेलुसिनेशंस, एआई जनरेटेड फॉल्स और फेब्रिकेटेड आउटपुट्स, यानी एआई द्वारा बनाया गया कोई भी आउटपुट जो कि फॉल्स है, झूठा है। आसिमेट्रिक, आसिमेट्रिक का मतलब होता है अनइक्वल और इम्बैलेंस्ड। आगे देखते हैं। प्रिकोसर, समथिंग दैट कम बिफोर एंड सिग्नल्स व्हाट्स फॉलो। पैराडिग्रिम शिफ्ट, अ फंडामेंटल चेंज इन अप्रोच और थिंकिंग। कंसंट्रेशन ऑफ पावर, पावर यानी शक्ति का एकीकरण। कंट्रोल एक्यूमुलेटेड इन फ्यू हैंड्स, यानी कुछ ही हाथों में शक्ति का केंद्रित हो जाना, एक्यूमुलेट हो जाना। ओवरसाइट, सुपरविजन एंड रेगुलेशन। ओवरसाइट मतलब सुपरविजन और रेगुलेशन, किसी चीज़ को नियंत्रित करना या उस पर नज़र रखना। इसमें अगर हम एंटोनिम की बात करें तो वो है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का एंटोनिम होता है कंट्रोल्ड। एक्सपेंशन का होता है कॉन्ट्रैक्शन यानी छोटा होना। डोमिनेंस का है सबॉर्डिनेशन। इनोवेशन का है स्टेगनेंस। एक्सेलेरेशन का होता है डी एक्सेलेरेशन, बढ़ने का मतलब घटना। इनोवेशन का स्टेगनेंस, रुका हुआ। इनोवेशन मतलब रैपिडली चेंज हो रहा हो, खुद को इवॉल्व कर रहा हो, कोई नई चीज़ बन रही हो। और स्टेगनेंस मतलब रुका हुआ। अगर इसमें प्रो वर्ब की बात करें, पावर करप्ट्स एंड absolute पावर करप्ट्स absolutely। अ डबल एज स्वॉर्ड यानी दो धारी तलवार। बोलते नहीं है कि जैसे कोई बड़ा काम अकेले संभालना दो धारी तलवार होता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी सावधानी उपचार से बेहतर होता है। हमें कहते नहीं कि बीमारी आने से पहले ही उसका टेस्ट कराओ और उसका इलाज कराओ, उसको क्योर करो, ना कि उसको प्रिवेंशन करो। तो वही यहाँ पे बोला गया है। प्रोवर्ब्स हैं ये। फ्रेजल वर्ब और मीनिंग, वेकअप टू यानी बिकम अवेयर। टेक ओवर, टेक ओवर मतलब होता है गेन कंट्रोल, किसी चीज़ पर कंट्रोल गेन करना। कीप पेस विद, मूव एट द सेम स्पीड, साथ साथ चलना। टर्न अपसाइड डाउन मतलब कंप्लीटली चेंज, पूरी तरीके से बदला हुआ। रन आउट ऑफ कंट्रोल, बिकम अनमैनेजेबल मतलब अनियंत्रित हो जाना। अब बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, किसमें क्या क्या है। पहला है लेक ऑफ कंट्रोल, एनार्की, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ऑटोनोमस, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन यानी बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन मतलब होता है कि सब कुछ उजाड़ देना, ख़त्म कर देना। डिवास्टेशन, एक्सेसिव डिपेंडेंस, ओवर रिलायंस। सिस्टम ऑफ रूल्स यानी फ्रेमवर्क, जैसे यूसीए है अभी जो आया है वो क्या है, सिस्टम ऑफ रूल्स है, एक फ्रेमवर्क है। अब हम फॉरेन वर्ड देखते हैं, इसमें क्या क्या है। स्टेटस क्वा, ये लेटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। डिफेक्टो एक लेटिन वर्ड है, इसका ओरिजिन लेटिन से हुआ और इसका मीनिंग होता है इन प्रैक्टिस थ्रू नॉट ऑफिशियल, यानी प्रचलन में है लेकिन यह पूरी तरीके से आधिकारिक नहीं है। पैराडिग्रिम मतलब इसका ओरिजिन है वो ग्रीक है, ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है मॉडल या पैटर्न। इलीट, इलीट एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब होता है सेलेक्ट और सुपीरियर ग्रुप। ब्लिट्स का मतलब होता है, ये एक जर्मन ओरिजिन वर्ड है और इसका मतलब होता है सडन और इंटेंस अटैक, किसी पर पूरी बहुत तीव्रता के साथ घात कर देना। ये इसी के साथ ये आज का यह आर्टिकल समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे कल एक नए आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए बाय।